करके बात कर, उंगली पीछे करके बात कर। वाले कितना बुढ़ा है पता चलेगा तेरे को। जा जाना, 35 साल का लड़का तेरे यहाँ बुढ़ा होता होगा क्योंकि ड्रग्स इतने करते हो तुम लोग। जबान पे काबू रख अपनी। आप इन्हें अंदर कर लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है राज माहौर। भारत को हम विविधता में एकता का देश कहते हैं, लेकिन आज यह सवाल उठाना बेहद जरूरी हो गया है कि क्या यह एकता सिर्फ कागजों और नारों तक सीमित है। हाल ही में दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट की एक बेटी के साथ हुई नस्लीय भेदभाव की शर्मनाक घटना और महाराष्ट्र में भाषा को लेकर अक्सर होने वाले विवादों ने देश के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल यह है कि क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था इन सामाजिक बुराइयों का समाधान क्यों नहीं ढूंढ पा रही है। जब देश की उच्च शिक्षा को दिशा देने वाली संस्था यूजीसी नए नए कोर्स और गाइडलाइंस बनाती है तो उसमें इस नस्लीय संवेदनशीलता और भाषाई सद्भाव को अनिवार्य हिस्सा क्यों नहीं बनाया जाता। क्यों हमारे शिक्षण संस्थान में हम एक दूसरे की भाषा और पहचान का सम्मान करना नहीं सीख पा रहे हैं। आज इसी गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र भाटी जी, जिनसे हम समझेंगे कि क्या यूजीसी और हमारा एजुकेशन सिस्टम इस भेदभाव को रोकने में पूरी तरह नाकाम रहा है। सर, सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि ये जो यूजीसी के नई गाइडलाइंस आई थी ये समानता के लिए आई थी, लेकिन समानता के लिए बनाई गई ये गाइडलाइंस में आपको ऐसा लगता है कि असमानता ज्यादा फैल रही है? क्या इस पर पुनर्विचार की जरूरत नहीं है? बिल्कुल, देखिए, जब से यूजीसी की नई गाइडलाइंस को लागू किया गया था उसके बाद से ही तुरंत ही सवर्ण समाज के लोगों की तरफ से इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा था और बाद में सुप्रीम कोर्ट को इस पर रोक भी लगानी पड़ी थी। अब आप देखिए कि यहां सरकार की स्थिति ऐसी हो गई है, निगले तो अंधा उगले तो कोढ़ी, यानी वो बिल्कुल बुरी तरह से फंस गए हैं। उनके लिए यूजीसी का मुद्दा गले की फांस बन गया है। अब वो पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के भरोसे ही है। देखिए, यहां वो कह सकते हैं कि भाई ये जो गाइडलाइंस बनी थी इन पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही ये ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, उन्होंने ये सब कुछ किया था। जहां तक सवाल उठता है कि कोई चीज समाज में समानता लाने के लिए लाई गई हो, बराबरी के लिए लाई गई हो, लेकिन उसके लागू होने के बाद यदि असमानता बढ़ती है तो निश्चित तौर पर ऐसी कमेटी को या फिर सरकार को इस पर पूर्ण विचार करना चाहिए। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो 19 मार्च को सुनवाई होनी है उस पर ये सारे पक्ष भी रखे जाएंगे। लेकिन समस्या वही है कि अब जो चीज, क्योंकि देखिए जो ये नियम आए थे इन्होंने अधिकार तो ओबीसी एससी एसटी को दिया है, तो यदि वो कम किए जाते हैं या फिर इधर उधर उनको किया जाता है तो फिर भी एससी एसटी ओबीसी में असंतोष देखा जा सकता है। लेकिन क्योंकि मामला समाज में बराबरी के लिए है तो इस पर पूर्ण विचार होना चाहिए और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई सार्थक निर्णय इस पर जरूर लिया जाएगा 19 मार्च को। हम यूजीसी में समानता की बात कर रहे हैं, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि दिल्ली में कुछ ही दिन पहले ये जो केस हुआ है कि नस्लीय भेदभाव नॉर्थ ईस्ट की एक लड़की के साथ अभद्रता की गई। उन्हें कुछ, कभी उन्हें चाइनीज़ कहते हैं, कभी उन्हें मोमो कहते हैं, ऐसे शब्दों से उन्हें पुकारा जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में भाषा को लेकर कि अगर आपको मराठी नहीं आती तो आप महाराष्ट्र में नहीं रह सकते। तो क्या इन सब को हम यूजीसी में ऐड नहीं कर सकते, जबकि हम ऐड कर रहे हैं जातीय भेदभाव को? क्या ये भेदभाव नहीं है? बिल्कुल, देखिए, जब आप समानता की बात करते हैं, जब आप समाज में बराबरी के लिए कोई नियम बनाते हैं तो उसमें यह चीज भी देखनी चाहिए। देखिए, सिर्फ जातीय आधार पर भेदभाव या फिर जातीय टिप्पणी नहीं होती है। इसके अलावा चाहे हम भाषा के आधार पर भेदभाव की बात करें या फिर नस्लीय आधार पर भेदभाव की बात करें, ये सब कुछ भी होता है। और क्षेत्रीय आधार पर अभी आप देखिए कि जो दिल्ली के अंदर नॉर्थ ईस्ट की लड़की के साथ जो हुआ है उसमें ये तीनों चीजें आती हैं। उसमें भाषा के आधार पर भी भेदभाव हुआ है, उसमें नस्ल के आधार पर भी भेदभाव हुआ है और क्षेत्र के आधार पर भी भेदभाव हुआ है। आप देखिए, क्षेत्र के आधार पर इस तरह से, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की लड़की है तो उनकी आंखें थोड़ी छोटी है तो उन्हें चाइनीज कहते हैं, उन्हें नेपाली भी कहते हैं, इस तरह की टिप्पणी उन पर की जाती है। उसी तरह से अब वो
ये जातीय आधार, उस पर आप मान सकते हैं क्षेत्रीय आधार पर ये टिप्पणी है। और जब इस तरह की टिप्पणी की जाती है तो वो नस्लीय टिप्पणी भी है कि आप किसी को इस तरह से नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ भाषा को लेकर भी ये सारी जो चीजें हैं ये रुकनी चाहिए। और ये कोई पहला या आखिरी इस तरह का मामला दिल्ली के अंदर या फिर जो उत्तर के जो राज्य हैं, नॉर्थ के जो राज्य हैं, उनमें अक्सर इस तरह का देखा जाता है, लेकिन यह नहीं होना चाहिए। इसके लिए रोक लगनी चाहिए। आपको याद होगा कि 2014 में इसी तरह का एक मामला हुआ था। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, और फरवरी में ही एक कमेटी बनाने की इसमें आदेश दिए गए थे सरकार की तरफ से कि इस तरह के भेदभाव नहीं होने चाहिए। तो उसके लिए बेज बरुआ कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी ने ही कई सिफारिशें की थी कि इस तरह की जो चीजें हैं वो होती हैं और इन पर रोक लगाने के लिए उसमें हर मुद्दे पर पॉइंट उनकी तरफ से आउट किए गए थे और उनमें ज्यादातर सिफारिशों को सरकार ने मान भी लिया था। आप इसको ऐसे समझिए कि उस जब ये कमेटी बनाई गई तो सरकार दूसरी थी, और जब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी जुलाई में 2014 में तो सरकार बदल गई थी, लेकिन नई सरकार ने ज्यादातर जो उसमें सिफारिश थी उनको मान लिया गया था। और उसी के आधार पर गृह मंत्रालय की तरफ से एक निगरानी कमेटी बनाई गई थी, यानी और उसमें साफ तौर से कहा गया था कि यदि न्यूज़पेपर में भी कोई खबर आती है इस तरह के भेदभाव की तो उसका खुद संज्ञान कमेटी को लेना होगा और उसके आधार पर तुरंत मीटिंग बुलाकर जो भी उसमें निस्तारण हो सकता है वो करना चाहिए। यानी कि जो कमेटी बनाई गई थी उसका उद्देश्य था जीरो टॉलरेंस, यानी इस तरह का कोई भी मामला नहीं होना चाहिए, इस तरह के भेदभाव नहीं होने चाहिए। तो यूजीसी में तो नहीं, लेकिन इसके लिए अलग से एक कमेटी जरूर बनाई गई थी। और अभी भी जो ये मुद्दा हुआ था मालवीय नगर में, उस पर भी कमेटी की तरफ से लगातार जो बैठकें हैं वो हो रही हैं। और 15 मार्च को इसमें क्या कुछ कार्रवाई हुई है, क्या कुछ हुआ है और आगे इस तरह की चीजें ना हो, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट भी उस कमेटी को देनी है। अभी आप बात कर रहे थे बेज बरुआ कमेटी के बारे में, जिसमें ये नस्लीयवाद जो होता है सबसे पहले जो मुद्दे को उठाया था इसी कमेटी ने उठाया था। इसने अपनी रिपोर्ट भी सौंपी, लेकिन यूजीसी ने अभी तक इसे संज्ञान में नहीं लिया है और शायद सुप्रीम कोर्ट का भी इस पर कोई अभी तक फैसला नहीं आया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कल या परसों एक मुद्दा सामने आया था, एनसीईआरटी की कक्षा 8 में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय में जो गड़बड़ होती है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट तुरंत उस पर संज्ञान लेता है, लेकिन ऐसे भेदभावों को लेकर वो इतनी देरी करता चला जा रहा है। ये दोनों ही मोरल की बात है। मोरल साइंस हमारी यही कहती है कि बच्चों को इस बारे में पढ़ाया जाना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। आप नस्लीय भेदभाव पर फैसला लेने में इतना समय लगा रहे हैं और एनसीईआरटी में जो बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए उस पर आप तुरंत फैसला लेते हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट की कमी नहीं है? देखिए, वैसे सुप्रीम कोर्ट पर या माननीय न्यायालय पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए, लेकिन जो अभी एनसीईआरटी की तरफ से कक्षा 8 के पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया था और उसमें जो सामाजिक विज्ञान की बुक है उसमें 2 चैप्टर नए जोड़े गए थे। एक चैप्टर का जो शीर्षक है वो है न्यायालय में भ्रष्टाचार, यानी कि कक्षा 8 के बच्चों को पढ़ाया जाएगा कि जो हमारे कोर्ट हैं उनमें भी भ्रष्टाचार चरम पर है और किस किस तरह से ये भ्रष्टाचार होता है वो सब उसमें टॉपिक दिए गए थे। अब इसको लेकर ऐतराज हुआ और जब ऐतराज हुआ तो कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट गए और इसमें खुद सीजेआई जो हैं उन्होंने इसका संज्ञान लिया और उन्होंने कहा कि मैं खुद इस सारे मामले को देखूंगा, क्योंकि मामला उनसे खुद से जुड़ा हुआ था। तो तुरंत इस पर कार्रवाई हुई और एनसीईआरटी को वो अपना फैसला वापस लेना पड़ा। जो दूसरा पाठ्यक्रम था उसमें जो केस पेंडिंग हैं उनकी जो तादाद है वो लाखों में है, जजों की लगातार कमी है, उस कमी को पूरा नहीं किया जा रहा है। ये सारे जो गंभीर मुद्दे हैं
इन पर बच्चों को पढ़ाना था, लेकिन कोर्ट को वो रास नहीं आया और एनसीईआरटी को, यहां तक कि सरकार को भी अब वो फैसला वापस लेना पड़ा है। तो जहां न्यायालय का अपना मुद्दा है उस पर तुरंत आपने एक्शन लिया, लेकिन जहां एक कोड से भी बुरी बीमारी देश के अंदर हो गई है, चाहे वो जातिवादी हो, नस्लवादी हो, क्षेत्रवादी हो, भाषावादी हो, इस पर उतने ठोस और त्वरित फैसले कोर्ट नहीं कर रहा है। हालांकि यूजीसी में जब लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, जो नई गाइडलाइंस आई थी उसको लेकर जरूर पहली ही तारीख में फैसला लिया गया है, लेकिन हमारा कहना यह है कि सिर्फ जातिवाद ही असमानता नहीं फैलाता है, यह भी एक जो असाध्य बीमारी की तरह देश में लगातार फैल रहा है। चाहे जो नॉर्थ ईस्ट या फिर यहां तक कि बिहार के जो बच्चे दिल्ली आते हैं उन पर भी क्षेत्र के आधार पर टिप्पणी की जाती है, उसी तरह से जब उत्तर भारत के बच्चे मुंबई जाते हैं तो उन पर भी वहां भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव किया जाता है। साउथ में जब यहां के बच्चे जाते हैं तो उनके साथ भी भेदभाव होता है और मार पिटाई, हर तरह का मतलब हिंसात्मक चीजें जो हैं वो भी देखने को मिली है। तो ये पूरे देश के अंदर हो रहा है, ये सिर्फ उत्तर भारत की समस्या नहीं है। और इस पर यूजीसी को भी जिस तरह से जाति, धर्म, लिंग और दिव्यांगता के आधार पर नई गाइडलाइंस लाई गई थी, उसके साथ ही ये बड़ा मुद्दा है कि क्षेत्रवाद, भाषावाद और नस्लवाद ये भी बड़ी समस्या है जो कि उच्च शिक्षण संस्थानों में देखा जाता है। तो अब जब 19 मार्च को सुनवाई हो सुप्रीम कोर्ट में, तो ऐसे मुद्दों को भी लिया जाए और इसके लिए भी निर्देश यूजीसी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए जाए। हाल ही में मोदी सरकार ने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया था, कुछ समय पहले की बात है, 370 उन्होंने हटाया था। उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रचार किया गया कि अब आप यूपी, बिहार, उत्तराखंड या फिर कहीं के रहने वाले हों, आप जम्मू कश्मीर में जाकर वहाँ रह सकते हैं, वहाँ जाकर आप अपने प्लॉट वगैरह खरीदिए, वहाँ आप लोगों को बसाना चाहते हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो यूपी, बिहार के लोग अगर महाराष्ट्र में जाते हैं तो वहाँ भाषा के आधार पर उनके साथ इतना भेदभाव होता है। आप पहले इस व्यवस्था को क्यों नहीं सुधार रहे? आप वहां तो लोगों को भेजने के लिए तैयार हैं और वहां पर भी इन्होंने कितने प्लॉट बेच दिए, यानी कितनी वहां पर बिक्री हो गई। आप महाराष्ट्र में क्यों नहीं देखते कि वहां भाषा को लेकर लोगों के साथ इतना भेदभाव होता है, मारपीट होती है, कई रील्स वायरल हुई हैं, कितनों पर एक्शन हुए, सरकार ने क्या इस पर सख्त कानून बनाया? देखिए, इसको आप ऐसे समझिए कि जब नोटबंदी हुई थी तो उस वक्त राशनिंग थी कि आप इससे ज्यादा अमाउंट नहीं निकाल सकते हैं, तो उसका विरोध सबसे ज्यादा वो लोग कर रहे थे जिनके अकाउंट में पैसे ही नहीं थे, यानी कि उनका उस समस्या से कोई लेना देना था ही नहीं कि आप कितना अमाउंट निकाल सकते हैं, कितना आप जमा कर सकते हैं। लेकिन समस्या सबसे ज्यादा उन्हीं को हो रही थी, सबसे ज्यादा वही लोग चिल्ला रहे थे कि हमारा पैसा है, हम ही नहीं निकाल सकते, जबकि उन्हीं का कोई उनके अकाउंट में उतना पैसा था भी नहीं। तो सबसे ज्यादा विरोध वही कर रहे थे। उसी तरह से आप आर्टिकल 370 को लीजिए, जब वो हटाया गया तो उस वक्त सरकार की तरफ से सियासी माइलेज के लिए ये सारी चीजें कही गई थी कि देखिए, पहले आप आजादी के इतने दिनों बाद तक भी आपका वहां कोई अधिकार नहीं था, लेकिन अब आपका ये अधिकार होगा, आप वहां जमीन खरीद सकते हैं, ये खरीद सकते हैं, वो कर सकते हैं। अब समस्या वही है, जब मैं अपने घर के आसपास जरूरत के हिसाब से नहीं खरीद पा रहा हूं तो मैं कहां वहां जाऊंगा? तो इसको उसी तरह से आप देखिए। और दूसरा ये कि आज भी जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनके अपने नियम हैं, वहां हर कोई जाकर जमीन नहीं खरीद सकता है और जितना चाहे उतना नहीं खरीद सकता है। तो ये समस्या सिर्फ JNK की नहीं थी, बल्कि जो पहाड़ी राज्य हैं हमारे, चाहे हिमाचल हो या उत्तराखंड हो, वहां भी हम जमीन वगैरह नहीं खरीद सकते हैं। तो समस्या यही है कि अब आप ये देखिए कि जो लोग दिल्ली रह रहे हैं, चाहे वो किसी भी राज्य के हों, जब वो यहां आकर बसे तो अगली पीढ़ी में उनकी लैंग्वेज वही हो गई जो यहां दिल्ली की क्षेत्रीय लैंग्वेज थी। उसी तरह से जो लोग भाषा का विरोध करते हैं उन्हें समझ लेना चाहिए कि जो लोग यहां आपकी संस्कृति, सभ्यता में रचना बसना चाहते हैं, उन्हें वो वक्त आप दीजिए। यदि सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में जो विरोध करते हैं, जो लोग जहां रहने के लिए जा रहे हैं, बसने के लिए जा रहे हैं,
धीरे धीरे वो उस लैंग्वेज के साथ आगे बढ़ेंगे। तो वक्त लोगों को देना चाहिए और इसके लिए सरकार को भी नियम बनाने चाहिए, सरकार को भी इस पर कड़े कानून बनाना चाहिए कि भाषा और क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये रुकना चाहिए। अंत में मैं सिर्फ आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा। दिल्ली में जो ये घटना हुई है, मालवीय नगर में जो नस्लीय भेदभाव हुआ है, इसको लेकर सरकार, रेखा सरकार, फिर मोदी सरकार अपने तरीके से कार्यवाही करेगी। क्या ये लोगों का अपना निजी मामला या फिर लोगों की अपनी निजी सोच नहीं हो सकती कि हमें ऐसे भेदभाव नहीं करने चाहिए? मोदी सरकार या फिर सरकार जब इस चीज़ में बदलाव लाएगी तभी हम मानेंगे, या फिर हम खुद के अंदर भी ये बदलाव ला सकते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए? लोगों को खुद से बदलने के लिए आप उन्हें क्या सुझाव देना चाहेंगे कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए? देखिए, एक तो ये कि हमें इस आदत से बाहर आना चाहिए कि सब चलता है। अभी क्या है, जो मालवीय नगर का ताजा जो मामला है वो भी इसलिए ज्यादा हाइप पकड़ गया क्योंकि उसमें हिंसा जैसी चीजें हो रही थी, उसमें बड़े भद्दे तरीके से गालियां दी जा रही थी और उन लड़कियों के लिए टिप्पणियां की जा रही थी, इसलिए वो ज्यादा चर्चा में आ गया। आप देखिए कि नॉर्थ ईस्ट की जो लड़की हैं या लड़के हैं, उन्हें चाइनीज कहना, चिंकी कहना, जो उधर से बच्चे आते हैं उनको भी इसकी हैबिट हो गई है कि सामने वाला मिलेगा तो ये बोलेगा ही। तो हमें उसे आदत नहीं बनाना है। जैसा ही पहली बार किसी ने किया उसका तुरंत विरोध होना चाहिए, चाहे वो पुलिस के आधार पर हो, चाहे वो सामाजिक आधार पर हो। यानी कि सामने वाले को पता लगना चाहिए कि आप जो कह रहे हैं उससे उसका अपमान हो रहा है सामने वाले का। आप यहां देखिए, ज्यादा दूर क्यों जाना, आप बिहार के जो लोग आते हैं उन्हें बिहारी कहकर चिढ़ाया जाता है एक तरीके से। तो उन्हें भी अपनी आदत ये नहीं बनाना चाहिए कि यदि कह दिया तो क्या है। यदि शुरू में ही आप उसका विरोध करेंगे तो सामने वाले की भी हिम्मत नहीं होगी। तो ये तो सामाजिक आधार पर दूर किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सरकारों को भी और जो कठोर से कठोर नियम बनाने चाहिए, कानून बनाने चाहिए और उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। अब जो ताजा मामला है, यदि उसमें कार्रवाई नजीर के तौर पर की जाए तो मुझे लगता है कि बहुत बड़े पैमाने पर इस तरह की चीजों को रोका जा सकता है। आज की इस चर्चा से एक बात तो साफ है कि केवल कानून बनाने या सोशल मीडिया पर गुस्सा जाहिर करने से बदलाव नहीं आएगा। जब तक हमारी शिक्षा नीति और यूजीसी इन मुद्दों को गंभीरता से लेकर पाठ्यक्रम में बदलाव नहीं करते, तब तक दिल्ली हो या महाराष्ट्र, अपने और पराये का यह भेदभाव खत्म नहीं होगा। हमें ऐसी शिक्षा की जरूरत है जो न सिर्फ डिग्री दे बल्कि एक संवेदनशील और जागरूक नागरिक भी बनाए। हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर कभी ऐसे ही मुद्दे पर चर्चा करने के लिए फिर बैठेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।